Okay, after creating table, the next task is creating a relationship between these tables, because these tables are linked with each other. In student table has a link with subject, and some of the students may select multiple or some of the courses or subjects. In the same way, the same subject is also selected by a number of students. So it means there is an association, there is a relationship between these tables. तो इसको हमने फिजिकली रिप्रेजेंट भी करना है, यानी अभी हमें पता तो है कि इनका एसोसिएशन है, लेकिन अभी तक हम उसको एसोसिएशन को डिफाइन नहीं किया. तो इन दिस लेक्चर वी डू दिस, कि हम बताएंगे कि फिजिकली हाउ दीज टेबल्स आर एसोसिएट विद ईच अदर. सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि जब हम डेटा एंटर करेंगे तो देन जो इनकी इसकी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी. Okay, to create a relationship between these tables, we have to click on the database tools. ये different tab जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, create external data and database tools. तो हमें database tools को click करना है. In this tab, you can see the button relationships. तो relationships के जो group में आपको ये बटन नजर आएगा relationships के नाम से. तो this button is used to link more than one tables with each other. And 2 tables हैं, 3 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं उन सबको लिंक करने के लिए हम यूज़ करेंगे. तो click on this relationship button. Now you can see the list of all tables you have created. यानी इस लिस्ट में आपको सारे टेबल्स नजर आएंगे जो हमने क्रिएट किए हुए हैं. यानी स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट सब्जेक्ट का टेबल क्रिएट किया है, सब्जेक्ट का टेबल क्रिएट किया है. तो हमें ये एसोसिएशन जो बनानी है, जो रिलेशनशिप बनानी है, वो किन किन टेबल के दरमियान बनानी है. तो यू हैव टू सेलेक्ट दोज टेबल्स. मुझे स्टूडेंट का टेबल ऐड करना है इसमें, just like this. Then select the table and click add button. Again click second table, that is student subject table, click add again. Then subject table and click add button again. So in this way you can see कि मेरे सारे जो tables हैं वो इस relationship के dialog box में window में enter हो गए हैं, add हो गए हैं. तो हम इसको close कर देंगे. Now you can see कि आपके जो tables हैं उनके column भी यहाँ show हो रहे हैं. वो जो प्राइमरी की भी बताई जा रही है कि यहाँ पे कौन सी की एज ए प्राइमरी की का रोल प्ले कर रही है, और इन कॉलम्स के नेम क्या है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग दीज टेबल्स. You need to add all those tables in which you want to make a relationships or association in the relationship window. ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे? Yes sir. ओके. अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कीज. वन इज प्राइमरी की एंड सेकंड इज फॉरेन की. ये दोनों के बारे में आइडिया है ना आपको सबको? Yes sir. First is primary key, that is uniquely identify each row in a relation or table. रिलेशन भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं इसको. फॉर एग्जांपल कि ये आईडी इज अ प्राइमरी की इन स्टूडेंट, because this ID is uniquely identify each student, and subject is also प्राइमरी की जो कि सब्जेक्ट के टेबल को आइडेंटिफाई कर रही है. एंड देन सेकंड टाइप ऑफ की इज फॉरेन की. which is used to link one table with another table, and it is primary key in another table. यानी फॉरेन की का जो यूज है वो बेसिकली क्या है, टू मेक एन लिंक
लिंक क्रिएट करने के लिए है, ठीक है, एक दूसरे के दरमियान एसोसिएशन बनाने के लिए है। तो इफ़ यू वांट टू लिंक स्टूडेंट टेबल विद सब्जेक्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, तो स्टूडेंट के टेबल में तो आईडी इज अ प्राइमरी की, एंड इन स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल द आईडी here is called foreign key। ये जो आईडी ये वाला है, दिस दिस इज कॉल्ड फॉरेन की, क्योंकि ये की जो है वो कहाँ से आनी है, इसका डेटा कहाँ से आना है, इसका डेटा स्टूडेंट से आना है। एंड द सेम वे दिस सब्जेक्ट आईडी इज अ प्राइमरी की, but this SID is a foreign key that link with this primary key. So primary key is a foreign key is a key which is used to link two or more than two tables with each other, and that is the key basically that must be a primary key in the table। यानी वो जो की होगी वो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगी। अब इसको लिंक कैसे करना है, हाउ you can link one primary key, or simply you can say how to associate one table with another table, how make a relationship between two tables, कैसे बनाएंगे। ओके, इसका वे क्या है कि आपको जो प्राइमरी की है, जिस टेबल में जो प्राइमरी की है, ठीक है, इसको ड्रैग करना है। यानी यू नीड टू ड्रैग दिस प्राइमरी की टू द फॉरेन की इन अनदर टेबल। यानी जो दूसरा टेबल जिसमें ये फॉरेन की है उसके ऊपर ले जाके इसको रिलीज कर देना है। यानी ड्रैग फ्रॉम हेयर to the second table's ID that is a foreign key here। यानी मैंने इस ID को foreign की बनाना है। So you can say कि I want to make a link with this column। मुझे इस वाले कॉलम के साथ इस वाले की के साथ इसको लिंक करना है, यहाँ लाके और उसके बाद माउस को रिलीज कर दें। जैसे मैं ये करूँगा तो यू कैन सी कि मेरे पास एक नई विंडो आ गई है एडिट रिलेशनशिप्स के नाम से, एडिट relationship। Now you can see there are two tables, first is student, second is student subject, and here you can see ID। यानी स्टूडेंट का जो कॉलम है या उसका जो एक एट्रीब्यूट है वो आईडी है। इन द सेम वे यही एक एट्रीब्यूट आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल में भी है। तो इन दो कॉलम्स को वी वांट टू लिंक विद ईच अदर, हम इन दोनों को लिंक करना चाहते हैं, इसको अब जोड़ना चाह रहे हैं। तो इसके लिए यू नीड टू क्लिक दिस इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मीन फॉरेन की, हम इसको फॉरेन की इन्फोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। यानी रेफरेंस जो है इसका वो इंटीग्रिटी, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है इसको इन्फोर्स करना चाहते हैं, ये कंस्ट्रेन होता है। दिस वन इज कॉल्ड अ कंस्ट्रेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट मीन के whenever you make this constraint in a table, that means that the data inside this column must be from the primary key of the another table। यानी कि जो अगर सपोज करें स्टूडेंट के टेबल में 5 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, तो व्हाट वैल्यू मस्ट बी इन स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। यानी उसमें भी हम जो वैल्यू रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं, वो इन्हीं 5 में से रख सकते हैं। यानी आप इसमें अगर स्टूडेंट के टेबल में 5 नंबर तक डेटा है तो हम यहाँ पे 6 नहीं स्टोर कर सकते हैं, 7 नहीं डाल सकते। सो यू आर ओनली अलाउड टू एंटर डेटा विद इन द डोमेन ऑफ द प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की का जो डोमेन होता है, यानी प्राइमरी की में जो जो डेटा होगा सिर्फ वही डेटा यहाँ पे एंटर किया जा सकता है। यानी अगर वहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ सकता है, वहाँ 2 है तो 2 आ सकता है, 3 है 3 आ सकता है, 4 है तो 4 भी आ सकता है, 5 है तो 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कि ओनली दैट वैल्यू रेफर टू दी वैल्यू इनसाइड दी प्राइमरी की डोमेन। यानी जो वैल्यूज प्राइमरी की के डोमेन में होंगी सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे रेफर की जा सकती है। और इट में भी नल, यानी यहाँ फिर ये खाली भी हो सकती है। यानी अगर सपोज करें कोई बंदा यहाँ डेटा डालना चाहता है फॉरेन की में और उसमें कोई वैल्यू नहीं डालना चाहता, तो दिस कैन बी अलाउड। बट इफ somebody want to enter some valid value here, that must be within the domain of the primary key। तो इसको चेक कर देंगे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि मैं एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल को इन्फोर्स करना चाह रहा हूँ।
ओके, नेक्स्ट दो ऑप्शन आपको नजर आ रही है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है? कैस्केड का मतलब होता है waterfall. It means that if you can do something on the top level, the effect of that level must be automatically moved to the डाउन डाउन लेवल, जो नीचे वाले बॉटम लेवल्स हैं वहाँ पे उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। जैसे वाटरफॉल में क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, खुद ही ऊपर से आ रहा है तो नीचे तो आना ही आना है उसने। तो अगर कोई स्टूडेंट के टेबल में डेटा अपडेट करेगा, दैट वुड बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन दी चाइल्ड टेबल। यानी अगर उसने वहाँ पे अपडेशन किया कोई, तो ये अपडेशन खुद ब खुद वहाँ भी हो जानी है। इन द सेम वे अगर कोई बंदा स्टूडेंट के टेबल से स्टूडेंट डिलीट कर देगा, तो इसकी डिलीशन ऑटोमेटिकली स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल से भी हो जाएगी। तो अगर इफ़ यू वांट टू डू दिस, यानी अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपडेट करूँ, तो इसकी अपडेशन तो होनी चाहिए लाजमी। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं किसी बंदे का आईडी फ़र्ज़ करें 2 से 7 कर दूँ, तो पुराने डेटा में तो उसका आईडी 2 लिखा हुआ है, तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस फर्स्ट चेक इज़ इम्पोर्टेंट। Cascade update related fields. Whenever you update any record in the student table, that would be automatically integrated, automatically move in the child table, that is student subject table. खुद ब खुद उसमें हो जाएगा। यानी सपोज करें कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपका एक आईडी सपोज करें 1 है, और कुछ दिन के बाद आपको कहा जाता है कि नहीं, आपका जो रोल नंबर है या आपका जो आईडी है वो 1 नहीं है, 3 हो गया है। तो जो भी क्लासेस जहाँ पे आपका पहले रोल नंबर 1 चल रहा होगा, वहाँ पे अब आपका नाम 3 से चल रहा होगा ना, तो वहाँ भी अपडेशन चाहिए, इसका मतलब है। लेकिन जो थर्ड वाला जो चेक बॉक्स है, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रैकेट्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इसको चेक करेंगे, तो जैसे एक स्टूडेंट लीव करेगा, छोड़ देगा सपोज यूनिवर्सिटी, यानी उसका डेटा डिलीट कर दिया हमने, तो उससे रेलिवेंट सारा का सारा डेटा जो कहीं भी पड़ा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। यानी अगर फर्स्ट आप यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या आपका सारा डेटा जो जितनी क्लासेस आपने पढ़ी हैं वो डिलीट हो जाता है? नो। तो ये चीज़ हम नहीं करते नॉर्मली, लेकिन कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है। आप चाहते हैं कि इसकी हमें चाइल्ड डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ देर इज़ नो मास्टर डेटा, इफ़ देर इज़ नो पेरेंट डेटा, देन देर इज़ नो नीड टू स्टोर चाइल्ड डेटा। उस केस में हम इसको फिर चेक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको चेक अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब कोई स्टूडेंट का डेटा डिलीट कर भी दे फ़र्ज़ करें, तो उसकी बाकी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है कि उसने कौन कौन सी क्लासेस सब्जेक्ट्स लिए थे, वो हमारे हमारे पास रहना चाहिए। तो अभी खैर आप इसको चेक करें, यहाँ चेक करें, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सिनेरियो मैंने बता दिया है कि इफ़ यू वांट टू मेंटेन द हिस्टोरिकल डेटा, तो फिर तो हम इसको कभी भी चेक नहीं करेंगे। बट इफ़ यू डोंट नीड टू मेक हिस्टोरिकल डेटा अबाउट एनी डिलीटेड स्टूडेंट, तो फिर आप इसको डायरेक्ट चेक कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करना लाजमी है, इसको तो लाजमी करना है ना फर्स्ट वाले को। सेकंड और थर्ड के बारे में आपकी चॉइस है, करना चाहें तो करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फ़ौरन की तो उसको बनाना है ना हर सूरत में। नो क्लिक दिस बटन क्रिएट। नो यू कैन सी है एक लाइन बन गई है इन दो टेबल्स के दरमियान। हम इसको आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। देखिए एक लाइन बन गई है जो ये बता रही है कि इफ़ देर इज़ वन स्टूडेंट, देर मे बी मैनी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकता है। इसका मतलब ये है, यानी उसके अगेंस्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स का डेटा आ सकता है। तो दिस इन्फिनिट साइन हेयर मीन मैनी, दैट इज एन रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड वन टू मैनी एसोसिएशन, वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये इसकी एक कैटेगरी भी है। रिलेशनशिप की कई कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें से वन ऑफ द कैटेगरी इज वन टू मैनी। इफ वन स्टूडेंट इज देयर, देर मे बी मोर देन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, बात क्लियर? ये कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है कोई स्टूडेंट? यहाँ पे बात समझाइए, आपको क्या किया मैंने। यस सर।
एंड सेम प्रोसीजर इज फॉर सब्जेक्ट टेबल आल्सो, यानी आपने सब्जेक्ट टेबल की प्राइमरी की को ड्रैग करना है और फॉरेन की जो हमने सब्जेक्ट टेबल की यहाँ बना रहे हैं उसके ऊपर इसको लाकर रिलीज कर देना है। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट आईडी and drag to the toward subject ID in the student subject table and release the button. Mouse को release कर दें. Again you can see the same window. Subject का ID and student subject का subject ID. हम इन दोनों फील्ड्स को लिंक करना है हमने. तो just check this one. सेकेंड थर्ड के बारे में मैंने कहा है ऑप्शन पे है, अगर आप करना चाहते हैं चेक तो करें, अदरवाइज कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बट फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट एंड क्लिक क्रिएट. Now you can see again one-to-many association between subject and student subject. That means कि one subject is taken by many students. यानी एक सब्जेक्ट अगर है इंग्लिश का तो इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट ने लिया होगा. इन द सेम वे, तो इसका मतलब कि हम इस रिलेशनशिप को ऐसे रीड कर सकते हैं. दिस इज बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप के वन स्टूडेंट मे टेक्स may have more than one subjects. In the same way, one student may have many subjects. So again, one to many, one to many. So here you have अगर one to one और one to many हो तो one to one भी होता है. फिर क्या रिलेशनशिप बनेगा? क्या कह रहे हैं आप? फिर हम कैसे सेट करेंगे इसको? अगर one to one करना हो इसको, सर one to one और one to many करें, अगर हम ट्राई रिलेशन को one to one और one to many कर सकते हैं, बना सकते हैं. देखें, जो भी रिलेशन होती है, अगर आप वन टू वन का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो वहाँ भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो वो तो लॉजिकली यहाँ अलाउ ही नहीं है ना. ठीक है, तो अभी जो आपके सामने नजर आ रहा है, दिस वन इज द लॉजिकली करेक्ट कि वन स्टूडेंट मे टेक्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स. इन द सेम वे वन सब्जेक्ट इज टेकन बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स. तो दिस एग्जाम्पल इज नॉट वन टू वन एग्जाम्पल. ये वन टू वन की एग्जाम्पल बन नहीं सकती. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात वैसे जो मैंने किया वो समझ आ गया आपको? यस सर. ठीक है, तो ये मैंने एसोसिएशन रिलेशनशिप बना दी हमने. तो यू कैन से कि नाउ यू हैव डिफाइंड फिजिकल एसोसिएशन अमंग दीज टेबल्स. तो पहले ये टेबल तो बने हुए थे लेकिन इनके दरमियान कोई एसोसिएशन फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप डायग्राम यू कैन सी कि इनके दरमियान एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो चुकी है. तो अब हम इसको सेव कर देंगे. ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करें तो ये सेव हो गया. अब आप चाहें तो इस विंडो को क्लोज कर दें. तो whenever you click again this window relationship, तो you can see same अगेन, यानी कि ये मेरी सेव हो चुकी है, जो एसोसिएशन मेरी सेव है. अब हम जब इसका डेटा इंसर्ट करेंगे या इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे तो ये एसोसिएशन वर्क करेगी. ओके, ये तो हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया, उनके दरमियान एसोसिएशन भी बना दी, रिलेशनशिप बना दी. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें इन टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना है. अभी मैं स्टूडेंट के टेबल के या सब्जेक्ट के टेबल के बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा कि इसमें डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. जो सेकंड टेबल है स्टूडेंट सब्जेक्ट का टेबल, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, अब मुझे एक फॉर्म बनाना है, यानी कि एंट्री तो किसी फॉर्म के थ्रू होती है ना, यानी फॉर्म पे कुछ फील्ड्स होंगी, उसमें डेटा टाइप करेंगे तो एंटर डेटा होता जाएगा, रिकॉर्ड बनता जाएगा उसका. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट के टैब पे क्लिक करेंगे. तो दिस पार्ट इज बेसिकली टू क्रिएट फॉर्म टू एंटर डेटा, यानी हम एक फॉर्म बना रहे हैं डेटा एंटर करने के लिए. यानी इस टेबल में अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, अभी चेक कर सकते हैं कि क्या स्टूडेंट के टेबल में ऑलरेडी डेटा है. वैसे तो ब्लैंक ही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट हम इसको देखते हैं कि क्या स्टूडेंट के टेबल में कोई ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है. तो यू कैन सी ब्लैंक, कोई डेटा नहीं है, कोई इसमें रो नज़र नहीं आ रही है आपको, सिर्फ ऊपर जो हेडर नज़र आ रहे हैं और नीचे जो रो है वो एम्प्टी नज़र आ रही है आपको. तो इसका ये मतलब है कि इसमें पहले से कोई डेटा मौजूद नहीं है. तो हम एक फॉर्म क्रिएट करने लगे हैं. क्रिएट के टैब पे क्लिक करें,
फॉर्म का जो ग्रुप है, ये फॉर्म का एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन है फॉर्म विजिट के नाम से। विजिट एक प्रोसीजर है जो कि ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है, जिसमें आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या कुछ वैल्यूज आपसे लेता है, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हम इस फॉर्म विजिट को करेंगे, जो कि बहुत इजी होता है यूज़ करना, और इस विजिट को यूज़ करके हम विद इन फ्यू सेकेंड एक फॉर्म बना सकते हैं। तो क्लिक ऑन द फॉर्म विजिट। Now you can see first of all a drop box here, list of tables। जो टेबल मेरे पास बने पड़े हैं उनकी लिस्ट आ रही है यहाँ पे। तो दैट मीन कि आप किस टेबल का फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो मुझे स्टूडेंट के टेबल का फॉर्म बनाना है, तो क्लिक स्टूडेंट। उसके बाद देखिए नीचे उसकी फील्ड्स आ रही हैं कि आप इनमें से किस किस फील्ड का डाटा एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे सारी फील्ड की डेटा एंटर करना चाहिए ना। मुझे ये तो कभी नहीं होगा कि आप डेटा जो है 10 फील्ड्स बनाएं और डेटा सिर्फ 2 में ले रहे हो। हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज अगर मैं ये कहूँ कि एक मेरे पास एंट्री ऑपरेटर और ए है, एक एंट्री ऑपरेटर बी है, तो बी को मैं कुछ और फॉर्म दिए हुए हैं और सी के पास या ए के पास कुछ और फॉर्म्स हैं, तो वो जो डेटा वो उसने एंटर करना वो थोड़ा डिफरेंट है, जो इसने एंटर करना थोड़ा डिफरेंट है। तो उस केस में ये फील्ड डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी वांट टू इंसर्ट डेटा इन ऑल ऑफ दीज फील्ड्स। तो हम इनको वन बाय वन भी ऐसे चूज कर सकते हैं एंड सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं बाय क्लिक दिस बटन। तो अगर इनमें से कोई रिमूव करना चाह रहे हैं आप, तो आप रिमूव इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो, ऑल रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये कर दें। तो मुझे भी ऑल सेलेक्ट करना है, तो क्लिक दिस बटन टू सेलेक्ट ऑल ऑफ द फील्ड्स एंड देन आफ्टर सेलेक्टिंग नंबर ऑफ फील्ड्स, पहले मैंने स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट किया, फिर नंबर ऑफ फील्ड सेलेक्ट की, नो प्रेस नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट यू कैन सी कि आपको टेबल जो फॉर्म बनाना है उसकी जो है लेआउट कैसा होगा उसका फॉर्म का, ठीक है। यानी आपका जो टेबल है वो फॉर्म है वो क्या कॉलमर टाइप का होगा, ये कॉलमर टाइप है, या टेबलर फॉर्म का होगा जैसे ये नज़र आ रहा है, या डेटा शीट की तरह होगा ऐसा जैसे एक्सेल की होती है, या जस्टिफाई टाइप का इसका इस तरह का होगा कोई, ठीक है। तो ना तो भी फिलहाल हमें जो फॉर्म एंटर करना है वो सिंप्लिसिटी के लिए, बाकी कैसे डाटा एंटर होता है अभी उसको छोड़ देते। हम पहली ऑप्शन जो है कॉलमर, दिस वन इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट डेटा, ठीक है। तो जब भी आपने डेटा एंटर करना है तो उसके लिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है, तो हम इसी को चूज़ करेंगे कॉलमर टाइप को। देन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट यू कैन सी के व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट फाइल, दैट फॉर्म। यानी आपने जो फॉर्म का नेम रखना है वो क्या स्टूडेंट ही रखना है, डेफिनेटली स्टूडेंट ही होना चाहिए फिलहाल तो। लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज दिस तो आप कर सकते हैं, दिस इज़ योर ओन चॉइस कि आप फॉर्म का नेम क्या रखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी फॉर्म, दो ऑप्शन नज़र आ रही मुझे, ओपन द फॉर्म टू व्यू एंड एंटर इन्फॉर्मेशन। क्या आप इस फॉर्म को ओपन करना चाहते हैं? डेफिनेटली येस, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। बट इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई दैट फॉर्म स्टिल, यानी अगर मैं इसमें कुछ मज़ीद मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो फिर हम सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो अभी हम क्योंकि कोई फर्दर चेंज नहीं करना चाह रहे, तो हम अभी इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं या इसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्लिक फर्स्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन है। तो आप देखें एक मेरे पास एक हेड क्रिएट हो गया फॉर्म्स का, और उसके अंदर स्टूडेंट के नाम का एक फॉर्म बन गया, और ये इसकी फील्ड्स देखिए बन गई हैं, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, एज एट्सेट्रा। तो अब क्योंकि आईडी इज़ माय ऑटो नंबर, तो आईडी में डाटा एंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू एंटर डेटा इन रिमेनिंग फील्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ, इसका एड्रेस लिख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, जैसे देखें डेट ऑफ बर्थ डेट है ना, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ एक आपको नज़र आ रहा है साइन कैलेंडर का। तो अगर हम कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे पास डेट खुद ही आ जाएगी, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो डोंट नीड टू टाइप डेट मैनुअली, तो आप वहाँ से क्लिक करके डेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ईयर है, कितने ईयर एज है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे।
तो ये मैंने सारी की सारी फील्ड्स में डाटा एंटर कर दिया। तो उसके बाद देखिए नीचे एट द बॉटम ऑफ दिस फॉर्म यू कैन सी हेयर के एट दिस टाइम देर आर वन ऑफ वन रिकॉर्ड, यानी एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास इस वक्त जो सामने नज़र आ रहा है, टोटल भी एक ही है। अब मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड टाइप करना है, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड टाइप करने के लिए क्लिक दिस एरो बटन, नेक्स्ट रिकॉर्ड, क्लिक दिस साइन, और यू कैन सी सेकेंड रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, और यहाँ पे मैसेज आ गया 2 of 2। अब मैं सेकेंड का डेटा लिख देता हूँ। तो ये मेरा डेटा टाइप हो गया। अब आप पिछला डेटा देखना चाहते हैं कि पिछला रिकॉर्ड क्या था, तो क्लिक दिस बैक प्रीवियस, दिस वन इज प्रीवियस रिकॉर्ड एंड यू कैन सी हियर 1 of 2। इन दिस वे यू कैन, जी तो ये डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करता हूँ तो कहता है कि द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। तो मतलब वो नंबर वगैरह वो टेक्स्ट वो सिलेक्ट नहीं हुआ मेरे ख्याल से इस तरह। जी अगर आपने रॉन्ग कर दी डेट तो फिर तो मसला है, ठीक है, टाइप तो चूज जो की है वो गलत हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ मैनुअली भी लिखना, जी लिखा नहीं जाता। लिखा ही नहीं जाता, लिख सकते भी हैं लेकिन प्रॉब्लम है उसमें, इसका तो मतलब ये यानी इससे कुछ हो सकता है एडिट या स्टार्ट से कुछ करना करना होता है। आप टेबल को एडिट कर सकते हैं, आप टेबल को राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में दोबारा चले जाएं और वहां से जाके डेट ऑफ बर्थ का डेट टाइप चेंज कर लें। ठीक। ओके, तो ये मेरा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म के थ्रू आप एंट्री करते जाएं जितनी मर्जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अब आपकी रिकॉर्ड एंट्री शुरू हो गई है। तो जब आप इस फॉर्म को क्लोज करना चाहते हैं तो उसको क्लोज कर देंगे जिस लाइक दिस। अब दोबारा अगर मैं स्टूडेंट के टेबल को यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, ओपन करूँ इसको, तो देखें, अब देखें ये टेबल खाली नहीं है ना, इसमें डेटा आ रहा है, 2 लोगों का मैंने डेटा एंटर किया है। इसी तरह से हम सब्जेक्ट का टेबल भी बना सकते हैं द सेम वे। अच्छा, एक चीज़ ज़रा नोट करें, अगर फॉर्म को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो फील्ड के नेम लिखे हैं थोड़े से ज़रा अच्छे नहीं लग रहे ना, प्रेजेंटेबल। टेबल की हद तक ठीक थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा इनकी वैल्यू थोड़ा अजीब है, DOB लिखा है, तो मुझे यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहिए पूरा, एज में मैंने एक कैपिटल होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू को क्लिक करें, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आपने नहीं करनी। यहाँ आपने ये जो फील्ड्स लेबल्स लगे हुए हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे इस लेबल के अंदर अंडरस्कोर की जरूरत नहीं है, तो मैं अंडरस्कोर यूज डिलीट करके स्पेस कर देता हूँ। एड्रेस फोन ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है इसको या तो मैं DOB लिख देता हूँ ताकि ज़रा अच्छा लगे। एज जो है इसका मैं 1 अप्रैल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने लेबल अपने चेंज कर दिए हैं। ये जो इधर वाले बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको आपने चेंज नहीं करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी टेक्निकल है, इसमें चेंज करने से आपको फॉर्म के प्रॉब्लम आएगी फॉर्म पे कुछ। तो मैं इसको सेव कर दिया, अब इसे क्लोज कर देते हैं, फॉर्म को दोबारा डबल क्लिक करें। अब आप देखें आपके लेबल्स चेंज हो गए हैं। तो इसी तरह से यही मेथड यूज करके आप बनाएंगे सब्जेक्ट का टेबल भी। अब देखिए मुझे देखना ये है, अब मुझे एक और चीज़ करनी है, थर्ड। अभी हमने क्या फॉर्म बनाया, नेक्स्ट वी वांट टू क्रिएट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मीन कि मुझे प्रिंटिंग करनी ना, इनका डेटा प्रिंट करना है, यानी आई वांट टू प्रिंट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट की लिस्ट प्रिंट करनी है पूरी, या मुझे ये प्रिंट करना है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो मैंने वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रिंट करनी है।
तो whenever you make a report, or you can say print a list of data, that is that is called a report. यानी जो मुझे डेटा रिक्वायर्ड है, द माई रिक्वायर्ड डेटा इज कॉल्ड माई रिपोर्ट. I want to get data about all students living in Lahore. That is called a report. I want to get data about all students selected English as a subject. So that is the data that will be printed on a paper or some other format. It's called my report. ये रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो इनको तो चाहे क्लोज कर दें, नहीं भी क्लोज करेंगे मसला कोई नहीं है, ठीक है. बट वो ज़रा आपका जो विंडो है वो ज़रा नीट एंड क्लीन नज़र आएगी अगर आपसे क्लोज कर देते हैं. ओके, क्लिक ऑन द क्रिएट अगेन. यानी हाउ यू कैन मेक अ रिपोर्ट. रिपोर्ट बनाने के लिए अगेन यू कैन सी क्रिएट के टैब में देयर इज़ अ सेक्शन रिपोर्ट सेक्शन, और इसमें रिपोर्ट विज़ार्ड जस्ट लाइक फॉर्म विज़ार्ड. तो क्लिक ऑन द रिपोर्ट विज़ार्ड. तो सेम उसी तरह की है सिनेरियो जैसे कि हमने फॉर्म बनाते वक्त देखा था, बट सम ऑफ द ऑप्शंस आर डिफरेंट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द विज़ार्ड. फर्स्ट जो भी नज़र आ रहा है वो तो सेम है कि यू नीड टू सेलेक्ट टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमने टेबल सेलेक्ट करना है, किस टेबल का आपने रिपोर्ट बनाना है, स्टूडेंट का बनाना है, किस किस कॉलम का डेटा चाहिए आपको. आप रिपोर्ट में देखें डेटा डिफरेंट हो सकता है लास्ट में. यानी मुझे एक रिपोर्ट निकालनी है जिसमें मुझे सिर्फ स्टूडेंट का एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए. कोई और बंदा है वो कहता है जी मुझे आई वांट टू गेट ओनली स्टूडेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है. तो आपने इसमें से जो फील्ड सेलेक्ट करनी है या डिसलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं. तो अभी मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट. ओके, ये जो विंडो है दैट डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल. यानी आप ग्रुपिंग की बेस पे डेटा प्रिंट करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक a list of all students in city wise grouping in city. यानी फॉर एग्जांपल कि इफ मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 तरह के सिटीज़ का डेटा है, लाहौर का है, कराची का है, इस्लामाबाद का है. तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग डेटा ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट डेटा इन अ मिक्स मोड, यानी जिसमें बीच में स्टूडेंट लाहौर के भी लोग आ रहे हों, कराची के भी आ रहे हों, इस्लामाबाद के भी आ रहे हों, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेपरेट ऑल दीज थिंग्स सिटी वाइज. यानी उसे क्लासीफाई कर सकते हैं. सिंपल यू कैन से कि यू कैन क्लासीफाई ऑल डेटा सिटी वाइज. कि लाहौर का डेटा सेपरेट हो जाए, कराची का डेटा सेपरेट हो जाए, इस्लामाबाद का डेटा सेपरेट हो जाए. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. यानी आपने ये किस बेस पे करना है. इधर जो डू यू वांट टू डू सेम थिंग ऑन द बेस ऑन एड्रेस और सिटी और फोन और डेट ऑफ बर्थ और सम अदर कॉलम. ये आपकी चॉइस है किस बेस पे आपने डिवीजन करनी है. जैसे मैं कहूँ कि यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस. तो दिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस. क्लास ए जो है सेपरेट हो जाए, क्लास बी सेपरेट हो जाए, क्लास सी सेपरेट. लेकिन फॉर द टाइमिंग हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए. हम किसी लिस्ट किसी भी बेस पे डेटा को कैटेगराइज नहीं करना चाहते. तो हमें एक मिक्स मोड डेटा चाहिए, पूरा पूरा डेटा चाहिए एज इट इज. तो इसलिए फिर हम इसमें कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक योर लिस्ट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन सर्टेन कॉलम. यानी आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं किसी कॉलम की बेस पर. यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो लिस्ट निकले उसमें सब लोगों के नेम वाइज डेटा सॉर्ट हो. यानी ए वाले नेम पहले आ रहे हों, फिर बी वाले आ रहे हों, फिर सी वाले आ रहे हों. Simply you can say that this option is used to arrange your data in a ascending or descending order based on certain column. कि आप इस कॉलम को, इस डेटा को किस कॉलम के बेस पे अरेंज करना चाहते हैं. For example, I want to make a list that is arranged in name wise alphabet name wise sequence. ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट नेम चूज कर लेता हूँ.
इसका मतलब कि मेरा जो डेटा आएगा वो स्टूडेंट के नेम के साथ अरेंज होगा, यानी ए वाले नेम पहले आ रहे होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर ऐसे। और फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू डू डिसेंडिंग, कि मैं चाहता हूँ नहीं मुझे पहले जी वाले नेम पहले चाहिए, टॉप पे आना चाहिए, ए एंड पे आना चाहिए, तो आप यहाँ से डिसेंडिंग कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा। तो अभी नॉर्मली हम नेम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी नेम नहीं दिया जाता। हाँ, अगर आप ये कहें कि मुझे स्टूडेंट की एज के बेस पे इसको सॉर्ट करना है, तो वो एज जो सबसे स्मॉल है वो पहले आनी चाहिए, तो या वो एज जो सर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग से फर्क क्या होगा? सेंडिंग और डिसेंडिंग में फर्क क्या है, देखें। जी सेंडिंग डिसेंडिंग का फर्क जो है वही आपका, देखें ये 1 2 3 4 5, ये डेटा स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ जा रहा है ना, एंड नंबर ऐसा से बड़ा होता जा रहा है। दिस इज यस कॉल्ड सर। ascending, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं असेंडिंग नहीं ऑर्डर। नहीं सर, वो तो मुझे समझ आ गई, लेकिन ये नेम स्टूडेंट का नेम जो है वो असेंडिंग में लिखने से वो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, या क्या उस किस तरह आएगा वो? असेंडिंग का मतलब है कि आपके नेम ए वाला पहले आएगा, बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, ऐसे। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अल्फाबेट, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड असेंडिंग सीक्वेंस। तो अगर हम कहें नहीं मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जी आ रहा होगा, जी सर। क्या आ रहा होगा, फिर जी आ रहा होगा, इस तरह से। तो दैट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या मुझे अपनी लिस्ट जो बनानी है, उस लिस्ट में जो स्टूडेंट के नेम है, आप किस ऑर्डर में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुझे सारे ए के नेम पहले आए, फिर बी के नेम आए सारे, फिर सी के नेम सारे आए, अच्छा या सही आपको, समझ आ गई सर। तो इसलिए हम इसको स्टूडेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, नेम वाइज। तो आफ्टर डूइंग दिस ऑप्शन, क्लिक नेक्स्ट। Here you can see two options of layout, printing layout, कि आपको जो लेआउट चाहिए डेटा का, वो टेबलर फॉर्म में चाहिए, या कॉलमर फॉर्म में चाहिए, या जस्टिफाई चाहिए। तो नॉर्मली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टेबलर फॉर्म में होती हैं, तो रिपोर्ट्स के लिए जो बेस्ट चॉइस है वो टेबलर है। तो अभी हम टेबलर ही चूज करेंगे इसका, जिसमें ऐसे कॉलम्स बन जाएंगे। उसके बाद आपको ये रिपोर्ट लैंडस्केप स्टाइल में चाहिए या पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहिए। ये लैंडस्केप है, अगर आपके कॉलम ज़्यादा है तो उसको लैंडस्केप कर लें, अगर कॉलम कम है तो पोर्ट्रेट कर लें। ये देखिए ये चीज़ आ गई, ऐसा पेज हो जाएगा। तो वी नीड पोर्ट्रेट एट द मोमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ लिखी नजर आ रही है आपको, एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल रिकॉर्ड्स ऑल फील्ड्स फिट ऑन द पेज। यानी ये मकसद ये है कि अगर आपकी पेज पे आपके किसी टेबल में 5 फील्ड्स हैं, तो वो इन 5 फील्ड की जो विड्थ है उसको इतना एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर दे कि वो पूरे पेज पे फुल हो जाए। यानी चाहे 2 फील्ड हो, वो 2 फील्ड को बड़ा कर देगा, बड़ा करके उसको इतना वाइड कर देगा कि पूरे पेज पे वो फिक्स आ जाए। और इस तरह से जब आपकी 5 फील्ड्स हैं, वो 5 फील्ड को भी इतना इतना बड़ा करेगा कि वो पूरे एक पेज पे एक लाइन में फिट आने। यानी एक फील्ड जो एक जो रैकेट होता है वो एक लाइन होती है, तो उसने इन सारी फील्ड्स को वन लाइन में एडजस्ट करना है। ज्यादा फील्ड्स होंगी तो उसके उसके जो कॉलम्स का साइज बनेगा छोटा छोटा बनता जाएगा, फील्ड कम होंगी तो वो कॉलम के साइज को बड़ा करता जाएगा। लेकिन बात वक्त होता है कि लोग चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसी ऑप्शन ही चाहिए, हमें जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ही फील्ड नजर आनी चाहिए, तो फिर वो इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशनल इशू आता है, कि जब आप किसी को ये प्रिंट करके देंगे प्रेजेंट करने के लिए, तो वो इतना अच्छा शायद नहीं लगेगा। लेकिन जब आपके कॉलम का साइज एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द पेज, तो वो ज़रा प्रेजेंटेबल हो जाता है। तो इसलिए फिर हम इस ऑप्शन को ऑफ नहीं करते नॉर्मली। नेक्स्ट कर दें। तो नेक्स्ट यू कैन सी अगेन कि व्हाट नेम यू वांट टू असाइन टू दिस रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को किस नाम से कॉल करना चाहते हैं, तो जो भी आप इस नाम, तो पहली बात हम स्टूडेंट का रिपोर्ट बना रहे हैं तो इसका नेम स्टूडेंट ही लिख दें। लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी लिख सकते हैं।
अगर आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम लिखना चाहते हैं तो दिस वन इज गुड, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन यू कैन सी टू ऑप्शंस, रिव्यू द रिपोर्ट एंड मॉडिफाई द रिपोर्ट इन डिज़ाइन। तो हमें मॉडिफाई तो अभी कोई नहीं करना है इसको, हमें इसको प्रीव्यू करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है, ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, फिनिश को क्लिक कर दें। तो यू कैन सी हेयर कि आपके पास उन लोगों का, सब लोगों का डेटा आ गया जो हमने एंटर किया हुआ है। तो ऊपर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लिखा आ गया, स्टूडेंट के नेम है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट एड्रेस है, फोन है, डेट ऑफ बर्थ है, एटसेट्रा। और क्योंकि हमने इसको सॉर्ट किया था नेम वाइज, तो दैट्स वाइज नेम को पहले कर दिया शुरू में, वो आईडी को सेकंड नंबर बना दिया। इसमें भी वही ऑप्शन आपको नजर आ रही है कि एज के स्पेलिंग ऐसे लिखे हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ के ऐसे लिखे हुए हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इनके जो टाइटल्स हैं वो सही कर दें, तो वही मेथड है जो हमने पहले भी देखा थोड़ी देर पहले। वो क्या है? ओपन द सेम विंडो, द सेम रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू। यानी हम इसी रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। अब तो रिपोर्ट ये जो बनी हुई है इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड क्लिक ऑन दी डिज़ाइन व्यू। अब ये ऐसा डिज़ाइन व्यू आ गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये लेबल्स हैं, तो हमें लेबल्स को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। एज का एक अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर लिखा आ रहा है, इसको स्पेस कर देते हैं। तो ये चेंजेस हमने कर दिए। तो इसको सेव कर दें, कंट्रोल एस करें, इसे क्लोज कर दें। अब रिपोर्ट को दोबारा ओपन करते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि आपका डेटा चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है रिपोर्ट में। इसकी रीज़न क्या है? whenever you see these sign in the report, that means that the column size is not larger to show the data। आपकी जो कॉलम का साइज है वो बड़ा नहीं है, छोटा है, और उस छोटे कॉलम में डेटा फिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमें इस वाले कॉलम का साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अब साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अगेन यू नीड टू ओपन द रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू। तो ये देखें, ये अब हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि हम फ़ोन का साइज़ ज़रा छोटा कर देते हैं, इसको पकड़ें तो ये इस इधर से ड्रैग करके इसका साइज़ ज़रा छोटा कर दें, और डेट ऑफ बर्थ का साइज़ हम बड़ा कर देते हैं। ये थोड़ा सा क्लियरली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन द सेम वे आपको लेबल का साइज़ भी छोटा करना होगा, और इधर से इस लेबल का साइज़ बड़ा करना होगा। तो ये थोड़ा सा एहतियात से करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेव कर दें एंड अगेन डबल क्लिक दिस रिपोर्ट। तो अब देखें मेरा डेटा नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? ये बात क्लियर है? कोई यस मुश्किल तो सर। नहीं सर। अच्छा, अब सर इसकी जो स्टार्ट से आपने जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी पढ़ी है? मैं एक दफा स्टार्ट से दोबारा से सर इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, जो पहले वाली लास्ट रिकॉर्डिंग एलएमएस पे पड़ी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब हम रिपोर्ट जो होती है बेसिकली फॉर्म का तो इतना इशू नहीं है, फॉर्म तो हमेशा सारी फील्ड को ही कवर करता है। लेकिन रिपोर्ट जो होती है ना उसके अंदर सम टाइम मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि आई वांट टू गेट रिपोर्ट फॉर स्पेसिफिक कॉलम ओनली या स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली। तो रिपोर्ट्स मल्टीपल बनाई जा सकती हैं, फॉर्म मल्टीपल बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रिपोर्ट्स का मल्टीपल बनाना आमतौर पर इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम ये रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं? अगर फर्ज करें मुझे एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे कोई सेलेक्टिव डेटा चाहिए, मैं सिर्फ ख़ास रैकेट्स को ही फाइंड करना चाहता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने सिर्फ लाहौर के लोगों का डेटा चाहिए मुझे, तो ये क्या करें, कैसे करेंगे? किसी यहाँ तक किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है?
नो सर। अब सपोज करें कि मुझे डेटा ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यानी आई वांट टू गेट डेटा अबाउट ऑल दो स्टूडेंट्स लिविंग इन लाहौर और लिविंग इन कराची, या सब सपोज आई वांट टू गेट डेटा अबाउट दो स्टूडेंट्स हैविंग इंग्लिश एज अ कोर्स, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? तो पहले मैं ऑप्शन कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी ऐसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो लाहौर में रहने वाले हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन क्रिएट। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द क्यूरी। क्यूरी का सेक्शन है, हम क्यूरी का डिजाइन में जाएंगे, क्यूरी डिजाइन मोड में क्लिक क्यूरी डिजाइन। ये मेरी क्यूरी डिजाइन मोड में ओपन हो गई है और ये मुझे टेबल दिखा रहा है कि कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। तो मैंने टेबल, कौन से टेबल से डाटा लेना है? स्टूडेंट के टेबल से। तो स्टूडेंट के टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन दी ऐड बटन। ऐड कर दी मैंने। अब क्योंकि मुझे सिर्फ अभी मैंने मल्टीपल टेबल अभी यूज नहीं की है ना, तो दैट्स वाई मुझे मल्टीपल टेबल से क्यूरी लेनी भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्टूडेंट का डेटा चाहिए। क्लोज कर दें इसको। अब मुझे किस बेस पे डेटा लेना है? आई वांट टू गेट डेटा दैट इज बेस्ड ऑन एड्रेस फील्ड। इफ देयर इज लाहौर इन एड्रेस फील्ड, तो ये मुझे शो करना चाहिए इसको। तो मैं यहाँ से नीचे वाला ये ऑप्शन नज़र आ रही है, इसमें मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एड्रेस। टेबल स्टूडेंट है, what will be the criteria? Criteria will be Lahore, यानी if there is a Lahore तो ये फील्ड आनी चाहिए। यानी अगर एड्रेस में लाहौर लिखा होगा, ठीक है, तो फिर ये मुझे शो करेगा, अदरवाइज ये डेटा रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। तो आपने क्या किया है, ये मैंने रूल डिफाइन कर दिया है। रूल क्या है कि एड्रेस की फील्ड में से जो कि स्टूडेंट के टेबल में है, शो करे लाहौर का डेटा। बस ये काम था। हम इसको चेक कर सकते हैं, इस क्यूरी को टेस्ट कर सकते हैं कि ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या रिजल्ट शो करेगी। तो पहले इसको सेव कर लें। सेव दिस क्यूरी, सेव एज। इसका नेम लिख दें लाहौर स्टूडेंट। और अब मैं इस स्टूडेंट, जो ये मेरी क्यूरी का देखिए सेक्शन आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए लाहौर लिखा आ गया। अच्छा, ये सिर्फ एक कॉलम में आया, इसको एडिट करना पड़ेगा दोबारा मुझे। इसे क्लोज करें। क्यूरी पे राइट क्लिक करें, अगेन डिजाइन व्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बताना है इसको कि मुझे बाकी के कॉलम भी चाहिए ना, स्टूडेंट। अब बाकी कॉलम के लिए हम क्या करेंगे? स्टूडेंट एस्ट्रिक कर दें यहाँ पे। चले यहाँ पे ना करें, आप इधर ही कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ बता रहा है कि मैंने सिर्फ एड्रेस की फील्ड चाहिए। तो एड्रेस की फील्ड पे तो हमने बता दिया कि लाहौर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताना है कि मुझे ऑल रिकॉर्ड भी चाहिए ना, सारे के सारे कॉलम आने चाहिए। अब इसको सेव करें, अब इसको रन करें। सर सेव कहाँ से करें आप? सर आपने इसको, एक्सक्यूज मी सर, आपने इसको जब सेव किया है वो सारा वो रिकॉर्ड उसमें डाल के, तो आपने कहाँ पे क्लिक किया सेव करने के लिए? सेव करने के लिए क्लिक कहाँ किया है? सेव यस करने के सर। लिए मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया है। कंट्रोल ओके एस, सर, वो देन खुद ही ओपन हो जाएगा वो एक बॉक्स। आप फाइल में जाएं, जहाँ से सेव कर सकते हैं। नो सर, ये तो पता है, वो आपने बताया था कि कंट्रोल प्लस एस को आप क्लिक कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। देन जब आपने यहाँ पे अभी एक छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ था, उसके अंदर लिखा हुआ था सेव एज, तो फिर आपने उसको क्या किया था? बस उसको आप गेस कर दिया था, नेम लिख दें उसमें। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही सर, मीन्स के जब आप
की सेव करने लगते हैं तो वो पूछेगा आपसे कि आपने इसका नेम क्या रखना है, इस क्यूरी का, इस जो हम क्यूरी बना रहे हैं उसका नेम क्या रखना है। यस, वो जो बॉक्स हुआ था ओपन, वो कैसे हुआ था वो पूछ रही हूँ। वो कैसे हुआ था, मैंने जब कंट्रोल एस प्रेस किया था ना, बता तो आज फोन तो आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। एक मिनट सुन लें। जब आप एक अनसेव क्यूरी को सेव करने लगेंगे तो वो बॉक्स आएगा आपके सामने खुद ब खुद ही। तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इस क्यूरी का नेम क्या रखना है। अब वहाँ पे नेम लिखेंगे कोई, फिर ओके प्रेस करेंगे तो वो सेव हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम वो बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि अब ये क्यूरी सेव हो चुकी है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये इसी को रीसेव करता जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये देखिए, मैं जब इस क्यूरी को सेव कर दिया है और इसके बाद इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे लाहौर के 2 फील्ड नजर आ रही हैं, देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको कैसे सही करेंगे, वापस आएंगे क्यूरी के एडिट मोड में जाएंगे, वापस डिजाइन व्यू। अब देखिए ये लिखा हुआ है स्टूडेंट डॉट एस्टिक मीन ऑल, कि मुझे सारे के सारे कॉलम शो करने हैं। लेकिन यहाँ मैंने दिया हुआ है लाहौर की कंडीशन क्या होगी, एड्रेस की कंडीशन क्या होगी, लाहौर। अब इसको अनचेक कर दें कि ये शो ना करे। कंडीशन जरूर लगाए लेकिन इसको शो ना करे, क्योंकि शो हम ऑलरेडी करवा रहे हैं सारे के सारे कॉलम्स को। तो ये हम कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब दोबारा मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ। अब क्यूरी को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ दोबारा से, तो देखिए वो सिर्फ लाहौर का डेटा आ गया। अब इसमें कराची वाले बच्चे का नाम नहीं आ रहा। सही है सर। ठीक है, सही हो गया बात। दोबारा देखें डिज़ाइन व्यू में, तो ये मैंने एक बता दिया इसको कि ये मुझे लाहौर के स्टूडेंट का डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, कॉलम मैंने सारे ले लिए। अब अगर आपने कॉलम भी सिलेक्टिव लेने हैं तो फिर आपको यहाँ पे 1 बाय 1 कॉलम चूज करने पड़ेंगे। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट टू गेट ओनली नेम सर जी, तो मैं एक रिपोर्ट नहीं बना रहा हूँ। अब क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड अगेन। नो आई क्लिक हेयर इंस्टेड ऑफ टेबल, मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट ऑल किया, नेक्स्ट किया, फिर अभी कोई मैं ग्रुपिंग नहीं कर रहा, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे हम किसी बेस पे करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट नेम पे करना चाह रहे हैं, फिर नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। फिनिश होगी रिपोर्ट हमारी। तो देखें, तो दिस बिकम अ रिपोर्ट फॉर लाहौर ओनली। यानी जब भी आप इस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आपको लाहौर का डेटा नजर आएगा, इस वाले को क्लिक करेंगे तो सबका डेटा नजर आएगा।